जैसे कि आपको मेरे टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। और आज हम केमिकल इक्वेशन को दो तरीके से बैलेंस करना सीखेंगे। इसमें से दूसरा तरीका इजी और शॉर्टकट भी होगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। चलिए अब हम एक इक्वेशन लिख ही लेते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं Na2CO3 प्लस HCl से हमें मिलता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और अब हम जानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट और जो राइट हैंड साइड में है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। चलिए अब हम कुछ बेसिक्स के बारे में भी जान लेते हैं जिससे हमें आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम इस इक्वेशन में से एक कंपाउंड उठा लेते हैं। चलिए अब हम उठा लेते हैं Na2CO3 को। तो हम देखेंगे कि इस कंपाउंड में दो छोटे छोटे सब्सक्रिप्ट्स हैं और ये हैं क्या। एक्चुअली ये हमें बताते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स अपने अंदर कुल कितने एटम कंटेन किया हुआ है। जैसे यहाँ पर Na का सब्सक्रिप्ट है 2, तो हमें यहाँ पता चल जाता है कि सोडियम के पास टोटल 2 एटम्स हैं। ठीक उसी तरह कार्बन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 3। चलिए हम कोफिशिएंट के बारे में भी जान लेते हैं। एक्चुअली कोफिशिएंट के बारे में जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिर्फ हमें कोफिशिएंट ही ऐड करना है और कुछ नहीं। हमें कुछ भी से छेड़छाड़ नहीं करना। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं H2O को, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास टोटल 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के पास 1। और यहाँ पर हम यदि एक कोफिशिएंट ऐड कर दें, या एक्चुअली कोफिशिएंट का सीधा सीधा मतलब है कि हम किसी नंबर से उस कंपाउंड में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यदि हम यहाँ पर कोफिशिएंट लगा देते हैं 2, तो हमें मिलता है क्या? हमें मिलता है 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? जी हाँ, सीधे सीधे कहूँ तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के एटम्स बढ़ जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे पहले हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या लगा? यहाँ पर कोफिशिएंट लगा 2, तो हम यहाँ पर 2 × 2 यानी कि कोफिशिएंट लगाने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स हो जाते हैं 4 और ऑक्सीजन के 2। तीसरी चीज़ जो हमें जाननी जरूरी है वो ये कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल है। हमें सिर्फ ये दिखाना होता है कि जो रिएक्टेंट के एटम्स हैं वो इक्वल हैं प्रोडक्ट के एटम्स के। यानी कि यदि रिएक्टेंट में सोडियम के पास टोटल 2 एटम्स हैं तो प्रोडक्ट में भी सोडियम के पास 2 एटम्स होने चाहिए। चलिए हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं Fe प्लस H2O से हमें मिलता है Fe3O4 प्लस H2। अब हमें इसे बैलेंस करना है। अब हम इसे बैलेंस करने के लिए हम कुछ कॉलम्स बनाएंगे और ये कॉलम्स मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम 3 कॉलम्स बनाएंगे जिसमें से पहला होगा मॉलिक्यूल्स, दूसरा होगा नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और तीसरा होगा द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, क्योंकि हमें एटम्स को इक्वल दिखाना है ना। फिर मॉलिक्यूल्स में बात करें तो इसमें 2 स्टेज होगा। ठीक है, जिसमें से पहला स्टेज होगा इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज वो है जो बैलेंस होने के पहले को एटम को दिखाता है, और दूसरा है फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज बैलेंस होने के बाद के एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हम सबसे पहले किस मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करें? तो जी हाँ, तो इस पूरे इक्वेशन में हम स्टार्ट उस मॉलिक्यूल्स से करेंगे जिस मॉलिक्यूल्स के सबसे ज़्यादा एटम्स हों। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स किस मॉलिक्यूल्स के दिख रहे हैं? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन के पास टोटल 4 एटम्स हैं, है ना। तो चलिए हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, इनिशियल स्टेज में ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के पास कुल कितने एटम हैं? 1 और प्रोडक्ट में 4। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्रोडक्ट में टोटल है 4 एटम्स और रिएक्टेंट में 1। तो हमें क्या करना है? हमें दिखाना है दोनों को इक्वल। तो हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा आंसर आ जाएगा 4? ऑफ कोर्स वो होगा 4। तो यहाँ पर कोफिशिएंट भी हो जाएगा 4। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें ऑक्सीजन को 4 दिखाना है, इसलिए हम यहाँ ऑक्सीजन यानी कि H2O में कोफिशिएंट लगा देंगे 4। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि हमको सबको एक एक करके करना है। तो हम हाइड्रोजन में देखेंगे। अब हाइड्रोजन के पास अब टोटल कितने एटम हो गए? क्योंकि हाइड्रोजन का सब्सक्रिप्ट है 2 और यदि हम इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाता है टोटल 8 एटम्स। और हम देखें प्रोडक्ट में, तो हमें प्रोडक्ट में कुल हाइड्रोजन के कुल कितने एटम्स दिख रहे हैं? 2।
अब हम यहाँ देखेंगे कि रिएक्टेंट में एटम ज़्यादा हो गए और प्रोडक्ट में कम, और हमें क्या करना है, हमें इक्वल दिखाना है। तो हम 2 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर 8 आ जाए, क्योंकि हमें इसे इक्वल दिखाना, वो होगा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो हम क्या करेंगे, H2 में कोफिशिएंट 4 लगा देंगे। अब सिर्फ बचा है Fe, है ना, यानी कि आयन। अब क्या बचा, सिर्फ आयन। ओके, तो रिएक्टेंट में आयन के कितने एटम है, 1, और प्रोडक्ट में 3। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट में 3 एटम है और रिएक्टेंट में 1, यानी कि हमें रिएक्टेंट में इतने एटम करने होंगे ताकि वो प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर 3 आ जाएगा। ऑफ कोर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएगा 3, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिएक्टेंट में, इसलिए हम यहाँ पर आएंगे रिएक्टेंट के पास और यहाँ लिख देंगे 3, और हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और जो चीज़ें छूटी हैं हम उसे इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं KClO3 से बनता है KCl + O2। ओके, और अब हमें क्या करना है, हमें फिर से वही कॉलम्स बनाने हैं और फिर इस इक्वेशन में आना और सर्च करना है कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसके पास है, और फिर से हमें मिलता है ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास टोटल 3 एटम्स हैं। तो हम जाएंगे मॉलिक्यूल्स वाले कॉलम में और लिख देंगे O। फिर उसमें देखेंगे कि रिएक्टेंट के पास टोटल कितने एटम हैं। जी हाँ, रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन के टोटल 3 एटम है। तो हम आएंगे कॉलम में लिख देंगे 3, और प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं, 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2, है ना। फिर यहाँ पर इन दोनों में कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 3 से छोटा है, लेकिन यदि हम 2 से कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर क्यों ना करते हैं, आंसर 3 नहीं आएगा। तो हमें इन दोनों में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर सेम आए। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो आंसर क्या आता है, 6, और 2 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 6 आ जाए। ऑफ कोर्स वो आंसर है 3। तो हम यहाँ पर क्या किया, हमने किया रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए हम यहाँ पर आएंगे ऑक्सीजन के कंपाउंड में और रिएक्टेंट को यानी कि 2 को रिएक्टेंट में यानी कि कोफिशिएंट लिख देंगे 2। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किया था 3 से। तो हम नीचे आएंगे, प्रोडक्ट के साइड में देखेंगे ऑक्सीजन का कंपाउंड कहाँ है, और उसके लेफ्ट साइड में यानी कि कोफिशिएंट की जगह पर हम लिख देंगे 3, है ना। चलिए अब हम दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी कंपेयर करते हैं। चलिए अब हम लेते हैं पोटेशियम को। अब हम यहाँ पर रिएक्टेंट के पोटेशियम को देखेंगे। तो पोटेशियम के पास है 1 एटम, और 1 को मल्टीप्लाई करें कोफिशिएंट से तो हो जाते हैं पोटेशियम के टोटल 2 एटम्स। तो हम यहाँ लिख देंगे 2, और फिर उसके बाद जाएंगे प्रोडक्ट के साइड में। अब प्रोडक्ट के साइड में टोटल आइटम्स का पोटेशियम के टोटल आइटम कितने हैं, 1, और हमको इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में ऐसा कि आंसर 2 आ जाए, दोनों के आइटम इक्वल हो जाए। हम ऑफ कोर्स हम प्रोडक्ट में करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो हमने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, और किस साइड किया, प्रोडक्ट के साइड। इसलिए हम इस इक्वेशन में आएंगे, प्रोडक्ट के साइड जाएंगे, देखेंगे कि पोटेशियम कहाँ पर लिखा है, और पोटेशियम जिस कंपाउंड में है उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे और कोफिशिएंट की जगह लिख देंगे 2, और लास्ट में बचा क्लोराइड। रिएक्टेंट में देखेंगे तो क्लोराइड के टोटल 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में भी टोटल 2 एटम्स, इसलिए ऑलरेडी बैलेंस है, इसलिए ये भी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। चलिए अब हम इसी इक्वेशन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर देखते हैं। तो ये इक्वेशन क्या था, KClO3 से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है KCl + O2, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इनके कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं, इसलिए हम इसे नाम दे देंगे A, B और C। अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जानते हैं कि रिएक्टेंट के एटम इक्वल होते हैं प्रोडक्ट के एटम्स के, इसलिए यहाँ पर पोटेशियम की कितने एटम है, 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करें A से तो हमें क्या मिलता है, A। ठीक उसी तरह यदि हम प्रोडक्ट के साइड में आए तो यहाँ पर B, पोटेशियम के कुल कितने में एटम है, 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करें B से तो मिलता है B। इस हिसाब से A इक्वल होना चाहिए B के, क्योंकि इसके एटम्स इक्वल हमको दिखाना है। ठीक उसी तरह क्लोराइड में भी 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी क्लोराइड के 1 एटम है, इसलिए यहाँ पर भी 1 A इक्वल हो जाएगा B के। और यहाँ पर वापस आए तो हमें ऑक्सीजन में देखें
तो हमें दिखेगा कि ऑक्सीजन के टोटल 3 एटम्स हैं और 3 को मल्टीप्लाई करें ए से तो हमें मिलता है 3A। और हम प्रोडक्ट के साइड में जाएं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है O2, है ना। और O2 में कोफिशिएंट क्या है, C। और यदि हम 2 को मल्टीप्लाई करें C से तो हमें क्या मिलता है 2C। तो यहाँ पर 3A इक्वल हो जाएगा 2C के। अब हमें इन्हीं लेटर में से या फिर इन्हीं कोफिशिएंट में से हमें एक को एज्यूम करना होगा। एक्चुअली हम जाएंगे इस इक्वेशन में देखेंगे और इस इक्वेशन में देखेंगे कि सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, और जो कंपाउंड सबसे बड़ा होगा हम उसी के कोफिशिएंट को एज्यूम करेंगे। जैसे इस केस में ए का कंपाउंड सबसे बड़ा है इसलिए हम ए को एज्यूम करेंगे, ठीक है। चलिए हम एक पल के लिए एज्यूम कर लेते हैं 1। लेकिन यदि हम यहाँ पर 1 को एज्यूम कर लेंगे तो इस हिसाब से हमें C को फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम A को एज्यूम करते हैं 2, क्योंकि एज्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो हम 2 को एज्यूम कर लेते हैं। हमें क्या मिला A, क्योंकि A बराबर है B के, इसलिए A इज इक्वल टू 2 है तो B इज इक्वल टू B हो जाएगा 2। और यहाँ पर 3A इज इक्वल टू है 2C, तो A का वैल्यू हम पुट कर दें 2 तो हमें क्या मिलता है 6 इज इक्वल टू 2C। तो अब फिर हमें क्या मिलेगा C इज इक्वल टू 3। और जैसे कि हमने नेमली ABC यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट किया है और उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2KClO3 बराबर होगा 2KCl प्लस 3O2 के, और हमने इसे बैलेंस कर दिया।